नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे तरुण आईएएस के माध्यम से। तो ये इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्थिक शब्दावली के बारे में। चलिए, आर्थिक शब्दावली में सबसे पहले मुद्रास्फीति की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला मुद्रास्फीति क्या होता है थोड़ा हम जान लेते हैं। एक एक करके चीजों को समझेंगे विस्तृत तरीके से। आर्थिक शब्दावली से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के पीछे वाले। कभी कभी हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन आर्थिक शब्दावली से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कई मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। देखिए, मुद्रास्फीति की बात कीजिए। मुद्रास्फीति है क्या? ज्यादातर इसको आम भाषा में महंगाई कहते हैं, पर महंगाई जो है आर्थिक एक तरीके से इकोनॉमिक शब्द नहीं है, है ना। आर्थिक शब्दावली का हिस्सा नहीं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में सिंपल सा कहा जाता है कि मुद्रास्फीति है क्या, कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का आंतरिक मूल्य गिरता है। अगर ये तो चलो किताबी बातें हुई, लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं कि वस्तुएं, किसी भी वस्तु के मूल्य बढ़ना, सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि किसी भी वस्तु का या सेवाओं का मूल्य बढ़ना मुद्रास्फीति कहते हैं। परंतु मुझे लगता है कि यह सिर्फ सही नहीं होगा, ये एक अधूरा सा इसके आंसर है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है सिंपल सा, आप देख सकते हैं कि स्लाइड में आप देख सकते हैं कि पहले 1998 में $20 में बहुत सारे टोकरी में भरे हुए सारे सामान मिलते थे, है ना। 2005 में घटता गया, 2014 में आप देख रहे हैं कि और भी कम होता गया, 2019 में सिर्फ ट्रॉली बच गए हैं, है ना, और 2024 होते होते समाप्त हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है और बढ़ने के कारण आपकी खरीदने की ताकत जब कम हो जाए, कमजोर हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर देखिए यहां पर जरा, कि मान लिया कि यह मार्कर है, यह मार्कर, एक मार्कर का मूल्य ₹20 है 2019 में, 2019 में ₹20 है। एक मार्कर का कॉस्ट ₹20 है 2019 में। यही मार्कर ₹30 का मिलता है 2021 में। और मान लिया कि किसी व्यक्ति की सैलरी जो है यहां पर 25,000 हुआ करता था, लेकिन 2021 में इसकी सैलरी 50,000 हो गई, उसके 2 टाइम्स हो गए। तो आप क्या कह सकते हैं कि यह मुद्रास्फीति की स्थिति है, क्योंकि ये वस्तु का प्राइस तो बढ़ गया है, वस्तु का प्राइस तो बढ़ा, वस्तु का प्राइस तो बढ़ा। तो कहते हैं कि वस्तु का मूल्य बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नहीं आता है। वस्तु के मूल्य बढ़ने के कारण खरीदने की जो ताकत है वो जब कमजोर हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की उत्पन्न हो चुका है। जैसा कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का आंतरिक मूल्य गिरता है। अब आंतरिक मूल्य मुद्रा का गिर रहा है, उसकी वैल्यू गिर रहा है, परंतु वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, यानी मुद्रा तथा साख की पूर्ति, उसका प्रसार अधिक होता जाता है। मुद्रा प्रसार और मुद्रा फैलाव भी कह सकते हैं। मतलब महंगाई बढ़ने से क्रय शक्ति जो है, खरीदने की ताकत, वो कमजोर होना ही मुद्रास्फीति है। चाहे अब किसके कारण से कमजोर हो रहा है, कारक लागत के कारण से,
डिमांड के कारण से, ये बहुत सारी चीज के बारे में हम पढ़ सकते। तो मुद्रास्फीति के कई कारण हैं, कई प्रकार के मुद्रास्फीति होता है ना। दर के कारण मुद्रास्फीति हो सकता है, कारण लागत के कारण मुद्रास्फीति हो सकता है, कारक के कारण मुद्रास्फीति हो सकता है। मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं और दिन पर दिन जो है इसके कारण भी बदलते रहते हैं, क्योंकि 1930 से पहले मुद्रास्फीति के मेजर करने का, मापने का तरीका अलग था और 1930 के बाद उसके मापने के तरीके बदल गए। तो मुद्रास्फीति के एक कारण नहीं है, कई कारण होता है। दर के रेट के आधार पर आगे चलकर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा कि 1998 में $1 में आपको पूरी ग्रोसरी हो जाती थी अच्छी खासी, है ना। 2005 में गिरता गया, 2014 में अभी जिस प्रकार से आप देखो प्याज का मूल्य बढ़ रहा है, आज भी प्याज आप देख सकते हैं कि जिस मौसम में प्याज होता है तो उस वक्त 20 रुपए पर केजी होता है, आज 40 रुपीज पर केजी। तो भाई 40 रुपीज पर केजी प्याज का मूल्य बढ़ा तो हमारी खरीदने की ताकत कम हो गई, कमजोर हो गई ना। तो ये आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सी, वस्तु के मूल्य बढ़ने के कारण आपकी खरीदने की ताकत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसी में कई प्रकार की मुद्रास्फीति के बारे में बात किया गया है। पहले आप देखिए यहां पर कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है? तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या है, देखिए मुद्रास्फीति का नर्म रूप, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही धीरे धीरे 1%, 2%, 3%, 4% सिंगल डिजिट के फॉर्म में वो बढ़ रहा है। जैसे मान लिया कि कोई वस्तु 100 रुपीज का है, 2020 में कोई वस्तु 100 रुपीज का था, अब 2021 में वो 101 रुपए का हो गया, 2022 में 102 रुपए का हो गया। तो ये कह रहे क्रीपिंग है, रेंग रही है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे नॉमिनल तरीके से मुद्रास्फीति बढ़ रही है ना, बहुत ही नॉमिनल तरीके से। तो ऐसे मुद्रास्फीति को रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति का वह नर्म रूप यदि अर्थव्यवस्था में मूल्यों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि होती है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ऐसे, है ना। तो इसलिए इसको हम रेंगती हुई स्फीति कहते हैं, है ना। और अर्थशास्त्री इस श्रेणी में 1% को कहते हैं कि ज्यादातर 1% से 3% तक का सालाना इसमें वृद्धि रहता है और यह स्फीति अर्थव्यवस्था को जड़ता, तो इसको ऐसी स्थिति को हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी प्रकार से एक चलती हुई मुद्रास्फीति होती है, गैलोपिंग आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, 1980 के दशक में रसिया की जो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से बढ़ी थी, वो गैलोपिंग अर्थव्यवस्था का ही एक रीजन था, क्योंकि चलती हुई मुद्रास्फीति वहां पर 10% के आधार पर या 20% के आधार पर उसकी रेट बढ़ते जाते। तो गैलोपिंग एक तरीके से आप नॉर्मल कह सकते हो और ये अच्छी है। तो गैलोपिंग आपका चलती हुई मुद्रास्फीति, एक आपका हुआ रेंगती हुई मुद्रास्फीति, है ना। एक कभी कभी तीसरा जो होता है एक हाइपर मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन जिसको कहते, भागती हुई मुद्रास्फीति। भागती हुई हाइपर इन्फ्लेशन का उदाहरण, हाइपर इन्फ्लेशन के जो उदाहरण, जो भागती हुई मुद्रास्फीति के उदाहरण में है आपका 1919 के दौरान में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में 2 राष्ट्र थे। एक तो राष्ट्र आपका धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से फ्रांस था, इंग्लैंड था, ब्रिटेन जिसको आप कहते हो, बाद में यूएसए भी जुड़ा, जापान भी था आपका मित्र राष्ट्र का, और एक तरफ दूसरी तरफ था आपका जर्मनी, है ना। जर्मनी हुआ, तुर्की हुआ, इटली हुआ, ये एक तरफ से हुआ करते थे। अब इन दोनों आपस में युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। शुरुआती दौर में जर्मनी काफी तेजी से युद्ध कर रहा था और विजय प्राप्त कर रहा था, परंतु आफ्टर सम टाइम ईयर, लास्ट युद्ध के परिणाम होते होते धुरी राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है और हारने के बाद एक संधि होती है, वार्सावा की संधि। वार्सावा की संधि के दौरान यह कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण आपका कौन था? मेन कारण आपका जर्मनी हुआ है। तो जर्मनी को युद्ध के सारे कंपनसेशन को, सारे जितने भी कंपनसेशन युद्ध के हैं, जो क्षति पूर्ति जो है जर्मनी को करना पड़ेगा।
अब इस बात को लेकर अब जर्मनी में स्थिति बहुत दयनीय थी, युद्ध के कारण वो पहले से ही टूटा हुआ था, उसके बहुत सारे क्षेत्र और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उस पर मित्र राष्ट्र के लोगों की कब्जा हो चुकी थी। तो जर्मनी पहले से ही टूट गया था और फलस्वरूप, टूटने के फलस्वरूप जो है, और उस पर से वर्सोवा के संधि में बुरी तरीके से उसे और भी दबा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि युद्ध के सारे क्षतिपूर्ति जर्मनी को करने पड़े। और जर्मनी को जब इसके लिए क्या किया उसने, जर्मनी ने, तो उसने अपने देश के करेंसी को, मुद्रा को उसने प्रिंट करना शुरू किया। उसने इतने सारे प्रिंट किए मुद्रे, इतने सारे प्रिंट किए करेंसी कि उनके देश में मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं रह गई। और परिणाम यह हुआ कि वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति हो गई। रात्रि में, ठंडा प्रदेश है, रात्रि में उनको घर को गर्म करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी फाइनेंस में, लेकिन उनके पर लकड़ी इतने महंगे मिल रहे थे कि उनको वो नोट के बंडल फर्नेंस में, आग के फर्नेंस में डालकर वो रूम को, घर को गर्म कर रहे थे। ऐसी स्थिति थी जर्मनी की। तो आप कह सकते हैं उसको हाइपर इन्फ्लेशन का वो उदाहरण है। फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वर्ष की, वेनेजुएला की भी स्थिति हाइपर इन्फ्लेशन वाली स्थिति वेनेजुएला का हुआ है। तो हाइपर इन्फ्लेशन यहां पर भी आप कह सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब यह होता है कि आप करोड़पति भी हैं और साथ साथ में आज आप रोडपति भी हैं। आपके पास करोड़ों हैं परंतु उस करोड़ों रुपए का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए आप रोडपति भी आप कह सकते हैं, है ना। सो ये क्रिपिंग, उसके बाद गैलोपिंग हुआ, उसके बाद आपका हाइपर इन्फ्लेशन होता है ना। आगे चलकर बहुत टाइप की इन्फ्लेशन है, हम आपकी आगे के स्लाइड में हम आपको बताएंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है ना। मांग पूर्ति के कारण इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति आपका, कारक लागत के कारण मुद्रास्फीति होता है ना। तो ये सारा चीज है। नेक्स्ट जो टॉपिक पॉइंट है आपका, वो है आपका मंदी। डिप्रेशन क्या होता है? तो डिप्रेशन, मंदी का तो आप बारे में सुना होगा कि मंदी है क्या। तो मंदी सिंपल सी आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में कम खरीदारी मंदी कहलाती है। अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में कम खरीदारी मंदी कहलाती है। हालांकि अर्थव्यवस्था में पैसे होते, पैसे की कमी नहीं है, परंतु खरीदारी कम हो रहा है। और वो खरीदारी कम होने के कई कारण हो सकते हैं, है ना। क्या कारण हो सकते हैं खरीदारी कम होने का? तो जब बाजार में वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती हो तो कंपनियां अपनी वस्तुओं का उत्पादन कम कर देती है और अपने यहां कर्मचारियों की छटाई करती है। परिणाम ये होता है कि बेरोजगारी की वृद्धि होती है, जिससे लोगों में क्रय शक्ति की कमी आ जाती है और कुल मांग को हटा दिया जाता है। 1930 में विश्वव्यापी मंदी आया था, 1929 के दौरान में ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं विश्वव्यापी मंदी का दौर आया था। तो उस वक्त जेन कैनी साहब ने यह कहा कि किन्स ने इसकी व्याख्या की और कहा कि हमें माइक्रो से अलग हटकर मैक्रो पर ध्यान देना चाहिए। हम अर्थशास्त्र दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। एक होता है अर्थशास्त्र का, जिसको आप इकोनॉमी कहते हो। तो इकोनॉमी, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। एक आपका अर्थशास्त्र है, आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरी तरफ आपका व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म और व्यापक, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो क्या है? तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की तुलना करते हैं। जैसे आप इन्फ्लेशन है आपका, आप महंगाई है, तो प्रति व्यक्ति आय दर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में किसी एक बच्चे से प्रश्न किया जाए कि आपका नाम क्या है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपके आने वाले कल में आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, है ना। ये सारा प्रेडिक्शन हम किसी एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है और उसके आधार पर हमने ये कहा कि ये व्यक्ति आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। परंतु अगर मैं ये कहूं कि इस क्लासरूम के ज्यादातर बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, उनके क्रमांक, उनके मार्क्स जो हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम व्यापक तरीके से, मैक्रो तरीके से इस
क्लासरूम के अंदर में हमने जानने की कोशिश की है। तो ये मैक्रो जो व्यापक है वो व्यापक दो प्रकार। तो इन्होंने कहा कि आप जो है किन साहब ने कहा, जेम्स किन साहब ने कहा कि माइक्रो से हटकर हमें मैक्रो पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में हम ध्यान देने की आवश्यकता होगी। Good morning students. Hello everyone. My name is भारत कुमार। मेरा नाम भारत कुमार है और मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा यानी भूगोल। अब अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहली बात यह आती है कि आखिरकार ये शब्द आया कहां से। तो ये शब्द मुख्यतः एक लैटिन वर्ड है। अब बात उठती है कि जो भूगोल है, अब भूगोल की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार ये शब्द आया कहां से है। क्योंकि मुद्दा ये है कि कोई भी शब्द जब आता है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है और दिखने में कुछ ना कुछ अलग तरीके से नजर आता है। जैसे अगर हम इस बात को देखें ज्योग्राफी यानी भूगोल, तो सबसे पहले हमें क्या लगता है कि ये इंग्लिश शब्द है, लेकिन हकीकत में ये इंग्लिश है नहीं। ये शब्द किस से आया है? तो लैटिन से। जैसे ही मैं आपको कोई भी नई वस्तु दिखाऊं आपकी लाइफ में, सबसे पहले जो आया तो मैं पूछूंगा आपसे कि आखिरकार इसका नाम दीजिए। तो आप जो नाम दोगे अपनी मातृभाषा में देने की कोशिश करोगे। वो या तो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी या कोई भी क्षेत्रीय भाषा होगी यानी कि अपना मदर टंग। ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति ने दिया उनकी मातृभाषा क्या थी? लैटिन, जो वेस्टर्न यूरोप की एक प्राचीन भाषा मानी जाती है। और इसे देने वाले व्यक्ति जो थे वो थे ग्रीक स्कॉलर इरेटोस्थीन, जैसा कि आपको यहां इमेज के अंदर दिख रहा है। और इरेटोस्थीन हिंदी में आपको मिलेगा इरेटोस्थीनीज। अब इरेटोस्थीन मिले या इरेटोस्थीनीज मिले, दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने बोला एक विषय है जिसे हम भूगोल बोलते हैं। अब जब ये बात इन्होंने बोला तो इनके सामने दो सवाल उठे। ना तो लैटिन पूरी दुनिया में बोला जाता है और ना ही लैटिन पूरी दुनिया में समझा जाता है। तो आप पहले इस शब्द का मतलब बताओ, क्योंकि हर विषय ने अपना अपना एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया है। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स यानी कि भौतिकी, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? कोई बता सकता है मुझे? फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? बोले तो हम प्राकृतिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं यानी कि नेचुरल फेनोमेना। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? केमिकल्स के बारे में। और अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जीवित जीव जंतुओं का यानी कि लाइफ का। तो हर विषय ने अपना एक निश्चित परिभाषा दिया कि इस विषय में हमें यह पढ़ना है। वैसे ही इरेटोस्थीन से पूछा गया कि ना तो लैटिन पूरी दुनिया में बोला जाता है ना ही पूरी दुनिया में समझा जाता है। तो आप पहले इस लैटिन शब्द का यानी कि ज्योग्राफी का मतलब तो बताओ कि आखिरकार ये बोलता क्या है। तो इन्होंने बोला ये दो शब्दों से मिलकर बना है और वो क्या है? जियो प्लस ग्राफी। जहां जियो का मतलब होता है पृथ्वी यानी भू और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन यानी कि डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है वह विषय जिसमें हम पृथ्वी से संबंधित कोई भी अध्ययन करेंगे, वो या तो इसकी स्थलाकृतियां हो या फिर भूकंप हो या ज्वालामुखी हो या मानव संबंधित कोई भी गतिविधि, तो हम उस विषय को बोलेंगे भूगोल। यानी सीधा बोला जाए तो पृथ्वी और मानव के बीच के अंतर संबंध के अध्ययन को हम भूगोल बोलते हैं। और जब इरेटोस्थीन इस बात को समझाने में सक्षम हुए तो हमने इरेटोस्थीन को किस उपाधि से नवाज दिया? भूगोल के पिता। अब बात उठती है भूगोल के पिता तो आ गए, पापा आ गए, मम्मी कहां है? तो ये देखो बच्चों, बिना मम्मी वाले पापा है। अब झंझट है, मम्मी है नहीं, पापा आ गए। चलो देखते हैं। पहले मुझे ये बताओ
आपको किसी भी विषय में मम्मी मिली? फिजिक्स की मम्मी है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री की, किसी की मम्मी नहीं है, सबके पापा ही मिले। केवल एक विषय को छोड़ के जिसके मम्मी पापा दोनों हैं, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के मम्मी भी है, पापा भी है। अब ये मत बोलना कि मदरबोर्ड मम्मी नहीं है, तब तो फादरबोर्ड भी होना चाहिए था। एक्चुअली क्या है, जितने भी विषय आए कंप्यूटर को छोड़कर वो सब के सब दूसरी या तीसरी शताब्दी के अंदर है। उस समय तक वर्क फोर्स में केवल पुरुष हुआ करते थे, तो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जितना भी योगदान हुआ, आविष्कार हुआ, खोज हुआ, सबका सब पुरुषों ने किया। तो कौन आया? पिता। कंप्यूटर आया 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर। इस समय फीमेल भी वर्क फोर्स में आ चुकी थी, फीमेल ने भी कंट्रीब्यूशन दे दिया। इसीलिए कंप्यूटर के मम्मी और पापा दोनों हैं, बाकी के केवल पापा है। कंप्यूटर के पापा का नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज, और मम्मी लेडी ऑगस्टा। तो यहां से सीधा सवाल आता है, भूगोल के पिता कौन? तो भूगोल के पिता होंगे इराटोस्थीन। बाकी देखो, आपको कुछ किताबों में हिकैटियस भी मिलेगा, तो हिकैटियस अंकल भी पिता बोले जाते हैं, लेकिन मुद्दा थोड़ा सा अलग है। नहीं, उनके भाई नहीं थे। मुद्दा यह है कि एक्चुअली इंडिया में एक बड़े क्यूट से भगवान है जिनका नाम है कृष्ण जी। इनके कितने पापा हैं? 2 पापा, एक वासुदेव और एक नंद बाबा। वासुदेव जी कौन से पापा? हाँ, बोले तो कृष्ण जी को मार्केट में लॉन्च करने वाले, और नंद बाबा पालने वाले, यानी अपग्रेड करने वाले। अब मुद्दा यह है कि जब तक वासुदेव जी कृष्ण जी को मार्केट में नहीं लाते हैं, तब तक नंद बाबा पापा बनते किसके? जैसे हम सभी के घर में 3 पापा होते हैं, एक ओरिजिनल पापा, एक बड़े पापा, एक छोटे पापा। कुछ का लगाव बड़े पापा से बहुत होता है, कुछ का छोटे पापा से लगाव अच्छा होता है। अपने पापा से किसी का लगाव नहीं होता। क्यों? वो लगाते बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से ये वो व्यक्ति है जिन्होंने भूगोल नामक शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया। समय के साथ लोग आते चले गए, उन्होंने योगदान देना शुरू कर दिया, और योगदान की बेसिस पे अलग अलग भूगोल के भाग होते चले गए, और उसके पिता के रूप में वो जाने लगे। तो सीधा बोलते हैं, वह व्यक्ति जिसने भूगोल नामक शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया, या भूगोल के पिता कौन? तो वो आएंगे इराटोस्थीन। क्लियर है? अब चलो इसे बना लो। मुझे मालूम है कि आप लोगों को सबसे पहले इसे बनाने की इच्छा हुई होगी कि सर हटाना मत, पहले हमें लिख लेने दो। तो चलो इसे जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इराटोस्थीनीज, बात वही है। इराटोस्थीनीज बोलो, इराटोस्थीन बोलो, चलेगा। नाम इराटोस्थीनीज है पढ़ोगे तो, लेकिन थीन्स बोलते, इसीलिए वो चलता है। लिख लिया ऑनलाइन सभी ने, लाइव जो बैठे हैं? अब चलिए भूगोल के डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख लीजिए, यानी कि इसकी परिभाषा। जियो प्लस ग्राफी, यानी कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन अथवा विवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का सामान्य अध्ययन भूगोल कहलाता है, अथवा पृथ्वी, प्रकृति एवं मानवों के तथा जीवों के अंतर संबंध के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। यह तो परफेक्ट डेफिनेशन हो गया जो आपको मिलेगा किताबों में, या बोलूं तो 3 इडियट में जो चतुर रामालिंगम की जो डेफिनेशन है किताबों वाली, वो इस हिसाब से आपको लिखनी पड़ती है। बाकी की चीजें समझने के लिए अलग होती हैं और लिखने के लिए अलग होती हैं। लिख लिया सभी ने? अब अगर हम बोले तो देखो, इराटोस्थीन अंकल चले गए, हमें भूगोल देके चले गए, मुद्दा ये है। और अगर हम पूरे भूगोल की बात करें तो भूगोल को हम मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है?
पहला होता है भौतिक भूगोल, दूसरा क्षेत्रीय भूगोल, तीसरा मानव भूगोल, चौथा आर्थिक भूगोल और पांचवा मानचित्रण यानी मानचित्र भूगोल। तो इन पांचों का आप अलग अलग सेक्शंस बना लो फ्लो चार्ट के रूप में। फिर उसके बाद हम जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सभी के दिल में एक बात उठी होगी, सर इतना भूगोल पढ़ लेंगे तो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं, अगर इतना भूगोल पढ़ लोगे तो भूगोल में पंडित हो जाओगे। पंडित समझते हो? विद्वान। लेकिन देखो, जहां आप लोग बैठे हो यहां पंडितों का सिलेक्शन नहीं होता। अगर होना होता ना तो मेरा तो कब का हो चुका होता। यहां उतना पढ़ना है जिससे एग्जाम निकल जाए, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और हैप्पी एंडिंग हो जाए। इससे ज्यादा किसी को कुछ करना है? हमको नहीं लगता। और तुम्हारे दिल की आखिरी ख्वाहिश बता दूं, मतलब निपटने वाली नहीं, एग्जाम के बाद वाली, अगर रात के 12 बजे यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ जाए। अब बात उठती है कि यूपीएससी का हर बार जो रिजल्ट है वो रात में क्यों आता है? तो देखो, हिरोशिमा पे बम रात में ही गिराए जाते हैं कि सुबह उठते उठते दुनिया बदल जाए। रात में दुनिया चांद सितारों में थी, सुबह उठते ही दिल में गाना बज रहा है, ये जग सुना सुना लागे। और अगर उस लिस्ट में गलती से आपका नाम है, हाँ गलती से, तो पहले तो खुद भरोसा नहीं होगा मेरा नाम है, 4 बार एडमिट कार्ड से मिलाओगे, फिर दोस्तों से कंफर्म करवाओगे, और जैसे ही खुशी होगी और कंफर्म होगा कि मेरा नाम है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मतलब समझो तो खुशी के मारे पंखे पे बैठ जाओगे, क्या बात है। और अगले घंटे रात के 2 बजे कबाड़ी वाले को पकड़ के लाओगे और क्या बोलोगे उसे? किताबें ले जा। बोलेगा पैसे नहीं है। अरे मांगा किसने? ले 500 तू ले ले। हटा इनको नजर के सामने से, जीना हराम कर रखा है, जब देखो पढ़ना ही पढ़ना है। और कारण क्या है? तो यूपीएससी का ज्वाइनिंग लेटर। और उसके लिए तुम्हें केवल पूरे ज्योग्राफी का इतना ही पढ़ना है, 30%। जहां बैठे हो इसे कंपटीशन फील्ड बोलते हैं। और यहां ये गलती मत करना बच्चों, लेकिन ये वाली गलती जरूर करना, क्योंकि अच्छे काम इंसानों से गलती से ही होते हैं। कितना पढ़ने का मतलब है डिग्री। मिल गई सबको? जिसको नहीं मिली है उसको मिल जाएगी, भरोसा रखो, चिंता मत करो। और क्या पढ़ने का मतलब है सिलेक्शन। ये जो है ये 10 किताब है, 10 किताब पढ़ने से डिग्री मिलती है, सिलेक्शन थोड़ी होता है। क्या पढ़ने से सिलेक्शन होता है? क्योंकि इतना पढ़ोगे तो उसमें से पूछना तो टीचर को कितना है? 30, और ये है 100%। तो 100 पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें तो केवल 30 ही चाहिए ना। इसीलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जो एग्जाम के अंदर आता है और उससे हमारा काम हो जाए। क्योंकि देखो, बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। और वो क्या? बेटा ज्यादा पढ़ लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो भूगोल के 5 भाग बांटे थे अभी थोड़ी देर पहले, उन 5 भागों में जो पहला भाग होता है वो हमारा होता है भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल को हम 3 भागों में फिर से बांटते हैं। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, और ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। तो जो आपने 5 भाग किए थे, उसके बाद पहला लिखिए फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल के अंदर 3 भाग, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। अब बात उठती है, सर ये जो 3 भाग हो गए भौतिक भूगोल के, इनमें से भू आकृति विज्ञान के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? आईएएस पढ़ने बैठे हो, ए ग्रेड ऑफिसर बनोगे। अब बात उठी, सर इतना इतना सा तो बोल रहे थे, अब धीरे धीरे पिटारा खोलना शुरू कर दिया है आपने। देखो एक्चुअली क्या है ना मुद्दा, आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा। बच्चों एवरेज 25 से 35 के बीच
क्वेश्चन होता है ज्योग्राफी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली की बात करें तो 15 से 20 और बाकी 15 जो होते हैं वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जुड़ जाते हैं, जो इसी के सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं। अब तुम सोचो कि 100 में से 30 क्वेश्चन केवल ये सब्जेक्ट पूरा करवाएगा तुम्हारा, और तुम्हें प्री पास करने के लिए महज 55 सवाल चाहिए। 30 यहीं से हो गए, बचे 25, वो तो ऐसे ही खेलते खेलते हो जाएंगे। और इस साल की बात करूं तो इस साल यानी कि लास्ट पेपर जो हमारा बीता है 2021 का, उसमें लगभग 32 क्वेश्चन थे केवल ज्योग्राफी और इकोलॉजी को मिला के, जिसमें केवल भूगोल की बात करें तो 18 क्वेश्चन थे। जय हिंद साथियों, आज हम जो हमारा एनसीईआरटी बेस जो क्लास चल रहा है, पहली क्लास में हमने सिलेबस देखा, क्वेश्चन का जो वो ट्रेंड है यूपीएससी द्वारा, उसको हमने समझने की कोशिश किया। आज से प्रॉपर जो एनसीईआरटी 6 से लेकर एनसीईआरटी जो है 6 से लेकर हम लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी 6 लेके 12th तक जो है, इसका हम एक क्रश आपको देंगे। क्योंकि अगर हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे बताते चलेंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और कई टॉपिक ऐसी हैं जो थोड़ा सा कहीं दिया हो, थोड़ा सा कहीं दिया हो। इसलिए हमारा कोशिश है कि हम इस छोटे से क्लास में, जो छोटा सा हमारे एक चल रहा है, ये आप लोगों को एक मोटा एक व्यू मिल जाए कि एनसीईआरटी में है क्या चीज़ें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक अवधारणात्मक समझ आप लोगों में विकसित हो जाएगी कि भाई जो है, अच्छा एनसीईआरटी है तो इसको ये यहाँ से फैक्ट है, यहाँ से निकाल लेना है, और ये चीज़ें हैं। पूरा इसमें 100% सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो जो प्रॉपर क्लास जब हिस्ट्री का चलेगा तो उसमें सारी चीज़ें 100% आपको दी जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, हम जो हर क्लास में आपको जो है हम जो है कुछ मूलभूत जो है महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ताकि शब्दावलियाँ तो इतिहास में बहुत सारी हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं जिसको आपको समझना चाहिए, और एक इतिहास का स्टूडेंट होने के लिए वो इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी जो है आपसे जो है राह चलते पूछ सकता है, तो इसलिए जो है हम उसको आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, खास करके आज हम प्राचीन इतिहास पे चर्चा करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पे। तो इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं? तो साथियों, इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, या कह ले 3, लेकिन मेन है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। ठीक है, इति धन हास। इतिहास किससे बना है? इति धनास, अर्थात इसका मतलब होता है कि यह निश्चित था। इति धनहास मतलब यह निश्चित था। इति का जब हम व्याख्या करेंगे, इसका अर्थ निकल के आता है क्या? बीती हुई। इसका अर्थ निकल के आता है बीती हुई। क्या बीती हुई? हास का होता है घटित हुई कहानी। जो कहानी हम सुनते हैं वो कहानी क्या होती है? जो घटित हुई है। तो जो है पूरी क्या बात होगी? इतिहास क्या हो गया? बीती हुई या घटित हुई कहानियों का संग्रह है इतिहास। अंग्रेजी में जो है कहां से निकला है? हिस्टोरी। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं हिस्टोरी। ये कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा में इसको हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया से बना है क्या? हिस्ट्री। हिस्टोरिया का अर्थ होता है, इसका जब हम अर्थ देखेंगे तो इसका होता है घटना का वर्णन करना। अगर हम दोनों का मिला के समझेंगे तो इसकी एक परिभाषा बनती है। परिभाषा ये बनती है इतिहास की कि घटित घटनाओं, घटित जो घटनाएं हैं या उससे संबंध रखने वाली जो घटनाएं हैं,
घटित घटनाएं हैं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन क्या है? इतिहास है। क्या है? घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। समझ गए? अब दूसरा जो शब्दावली है जो इस शब्दावली में अगर जो भी तैयारी कर रहा होगा बच्चा 90% लोग नहीं बताएंगे। टीचर भी आपको इसमें गुमराह करेगा, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या कह सकते हैं कभी कभी तो इसको एक ही में जोड़ के देखा जाता है। क्या? संस्कृति और सभ्यता, या सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति ये दोनों क्या है? अलग अलग अवधारणाएं हैं। सभ्यता और संस्कृति क्या है? दोनों अलग अलग अवधारणाएं। लेकिन हम व्यवहारिक रूप में जब बात करते हैं तो इसको हम एक साथ जोड़ के ही बोल देते हैं कि अच्छा सभ्यता और संस्कृति। जैसे आपने कई किताबों में देखा होगा, अच्छा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। तो लेकिन जब आप मूल में जाएंगे तो मूल दोनों में अंतर है। ठीक है? मूल क्या? जैसे संस्कृति क्या है? जो है मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, किसी देश जाति या समुदाय के उन समस्त संस्कार जो आप इसमें जो समस्त संस्कार है व्यक्ति में या किसी देश में जाति में या समुदाय में जो उनके संस्कार हैं, ठीक है, उस संस्कार का क्या है? यह बोध कराता है। उस संस्कार का कौन बोध कराता है? संस्कृति बोध कराती है। ठीक है? जिसके सहारे वो अपने आदर्श को, भाई जो संस्कार मिले हुए वो तो परिलक्षित तो होंगे ना। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं तो परिलक्षित होंगे। उसी के हिसाब से आदमी को जज कर लेगा व्यक्ति कि अच्छा ये किस परिवेश में पैदा हुआ है, इसका परिवार कैसा है, इसके घर वाले कैसे हैं। तो इस जो समस्त संस्कार है, इसका संस्कार और वो अपने आदर्शों, जीवन में उनका मूल्य क्या? आदि का निर्धारण किससे होता है? संस्कृति होता, संस्कृति से हो जाता है। संस्कृति की अवधारणा बहुत ही व्यापक है। संस्कृति में क्या है? सभ्यता है। संस्कृति में ही सभ्यता है। इसका संबंध, सभ्यता का इसका संबंध हमारे बाहरी जीवन के ढंग से होता है। ठीक है? कि हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। ठीक है? खान पान, रहन सहन, बोलचाल, इसके द्वारा हम अपनी सभ्यता को व्यक्त करते हैं। तो समझ में आ गया? अगर सिलोजिज्म में देखा जाए, इथिक तो संस्कृति ये पूरा है, ये पूरा संस्कृति है। और संस्कृति में ये पूरा क्या है? संस्कृति। ये पूरा संस्कृति है। संस्कृति के अंदर क्या है? सभ्यता है। संस्कृति के अंदर सभ्यता है। ये दोनों अलग अलग उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो शब्दावली है वो क्या है? क्रांति। तीसरी शब्दावली क्रांति। क्रांति है क्या? आपने मॉडर्न जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको बहुत सारी क्रांतियां मिलेंगी। ठीक है? प्राचीन में भी प्रथम नगरीय क्रांति, दूसरी नगरीय क्रांति मिलेगी। तो क्रांति आखिर है क्या? क्रांति है, इसीलिए हम इसके साथ साथ नगरीय क्रांति भी यही डिस्कस कर लेते हैं। क्रांति क्या है? सब लोग कहते हैं क्रांति होने जा रही, क्रांति कर देंगे। तो क्रांति है क्या? उसका मूल समझ क्या है क्रांति का? क्रांति का मूल समझ है कि जो संगठनात्मक रचना है, कोई भी संगठनात्मक रचना है, उसमें जो मूलभूत परिवर्तन हो जाता है, मूलभूत परिवर्तन, तुरंत परिवर्तन होता है, वो क्या है? क्रांति है। और इस क्रांति में बहुत ही कम समय में परिवर्तन हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आंदोलन में क्या है कि धीरे धीरे टाइम लगता है, आंदोलन करेंगे वो धीरे धीरे अपना रूप एक लेता है। लेकिन क्रांति क्या है? क्रांति अमूलचूक परिवर्तन है, एकाएक परिवर्तन, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। और नगरीय क्रांति क्या है? दूसरा चौथा जो पॉइंट है, नगरीय क्रांति। नगरीय क्रांति से आशय है कि मान लीजिए कोई कृषि गांव है, कृषि गांव को उसके सामाजिक रूप में परिवर्तन कर दिया जाए,
ठीक है, समाज, और उसके जो है कैसा बना दिया जाए, उसको शहरी समाज बना दिया। जब शहरी समाज बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नगरीय क्रांति हो जाएगी। गांव से सीधे आप सारी सुविधाएं शहर में लाके फिट कर दीजिए, शहरी व्यवस्थाओं में फिट कर दीजिए ग्रामीण को, कृषि ग्रामीण को, जहां उद्योग धंधे हों, अच्छे मकान हो रहने के, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, तो वो जो है नगर हो जाते हैं। और हम आगे जब दूसरी नगरीय क्रांति बताएंगे तो गार्डन चाइल्ड का बताएंगे कि नगर के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 10 तत्व दिए, 10 पॉइंट दिए हैं कि ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो नगरीय क्रांति हो जाएगी, नगर हो जाएगा। अब अगला हमारा जो पॉइंट है, पाषाण युग। अब पाषाण युग क्या है, ठीक है, पाषाण क्या है, अभी प्राचीन में यहीं से स्टार्ट हम करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पाषाण युग है क्या, पाषाण एज या पाषाण काल है क्या। तो मानव जीवन जब पत्थरों का इसमें अत्यधिक प्रयोग करने लगा, पत्थरों का मानव जीवन में अत्यधिक प्रयोग होने लगा, तो इसी पत्थरों पे, इन्हीं पत्थरों पे मनुष्य क्या हुआ, आश्रित हो गया। इसी से शिकार करना, ठीक है, अपने लिए हथियार बनाना, इसी से सारी क्रियाएं इन्हीं पत्थरों के द्वारा होने लगी, जो है आग का प्रयोग इसी के द्वारा किया गया। तो जब मानव जीवन इस पत्थरों पे आश्रित हो गया, तो कौन सा काल हो गया, पाषाण काल हो गया। पाषाण मीन्स होता है पत्थर। वैदिक देख लेते हैं, इसके बाद पाषाण के बाद फिर जब सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक में जाएंगे, तो वैदिक क्या होता है, वैदिक अगली शब्दावली है वैदिक, यह वेद शब्द से निकला है। वैदिक किससे निकला है, वेद। वेद कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और वेद का जो अर्थ होता है, क्या होता है, ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान से होता है, इसी से निकला है वैदिक शब्द। ब्राह्मण ग्रंथ, जब हम वेद पढ़ेंगे तो वेदों के क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो ये कर्म कांडीय, इसमें ज्ञान सारे होते हैं, पूजा पाठ कैसे होते हैं, यज्ञ कैसे होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडी जो है ज्ञान है, और यह वेदों का एक भाग है, वेदों का ही एक भाग है। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसी का यह भाग है। इसके द्वारा, वेदों के द्वारा जो है हम जो है ब्राह्मणों के द्वारा हम वेदों को समझने का प्रयास करते हैं, आसान होता है उनको। इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम वेदों को समझने में हमको आसानी होगी। अगला है फिर जो तीसरा पार्ट आता है, आरण्यक। क्या आता है, आरण्यक। तो आरण्यक क्या है, आरण्यक का अर्थ होता है वन में लिखा जाना। आरण्य अगर पर्यायवाची जानते होंगे, आरण्य किसका पर्यायवाची है, वन का, ठीक है। अरण्य मीन्स क्या होता है, वन होता है, वन में लिखा जाना, ठीक है। आरण्यक का अर्थ होता है वन में लिखा जाना। इस कारण इसे क्या कहते हैं, वन पुस्तक भी कहते हैं। इस कारण इसको, क्योंकि वन में लिखा गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आरण्यक को वन पुस्तक कहते हैं, ठीक है। ये किस लिए लिखा गया, ताकि जो जंगलों में छात्र हैं, साधु सन्यासी हैं, जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए जो है आरण्यक लिखा गया है कि आप जो है वहीं से जो है अपने ज्ञान का जो है बढ़ोतरी कर सके, इसको पढ़ के, इस किताब को। आपको जो है वहां से आने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो हमारी शब्दावली है वो क्या है, उपनिषद। वेदों, ब्राह्मण, आरण्यक के बाद जो है उपनिषद लिखा गया। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निस, ठीक है। उप मीन्स होता है समीप, और निस मीन्स होता है बैठना। उप मीन्स होता है समीप, और निस मीन्स होता है बैठना। अर्थात गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान सीखना, ठीक है। गुरु के पास बैठ के जो ज्ञान सीखता है, किसके द्वारा, उपनिषद के द्वारा। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जो है बैठकर ज्ञान को सीखना, ठीक है। ये जो है वेदों का क्या है, अंतिम भाग है, ठीक है। ये वेदों का लास्ट चौथा भाग है, अंतिम भाग है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वेदांग भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांग भी कहते हैं। इसका जो विषय है, इसका विषय वस्तु क्या है, ये दार्शनिक पक्ष है, ठीक है। ये दर्शन, इसका विषय वस्तु दर्शन है
ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों में से ये आइडिया जरूर आपको होगा, जो भी आप पढ़े हैं, कि भाई स्रोत, दो ही स्रोत हैं भोजन के, दो ही स्रोत हैं, मुख्य दो ही स्रोत हैं, ठीक है। या तो पौधों से प्राप्त होगा या जानवर, उसको कहते हैं प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। जो यहाँ पर फोटो दिया हुआ है क्लास 6 के एनसीईआरटी में, यहाँ पर देखिए एक साइड मछली का फोटो दिया हुआ है, एक साइड आपका दाल, इडली वगैरह डाला हुआ है। तो इडली में किसका बनता है? चावल का बनता है। दाल किससे बना? तो पौधे से प्राप्त हुआ। मछली क्या है? जानवर स्रोत है। तो हम अपने भोज्य पदार्थ को दो मुख्य स्रोत में बांट सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः आप पढ़ते हो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। जो जनरल आप पढ़ते हो कि ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेज है, ठीक है। हम कहते हैं भाई कि चिकन जो है नॉन वेज है, ये वेज है, ठीक है। शाकाहारी मांसाहारी में बांटते हैं, ठीक है। सामान्य हमारी चर्चा होती है शाकाहारी और मांसाहारी। तो शाकाहारी मांसाहारी से इतर अगर आप हट के देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पादप स्रोत और जंतु स्रोत, ठीक है। पहले फोटो हम लोग देखते हैं। गेहूं, चना, जो भी अनाज आप लेते हो, अगर हम अनाजों की बात करें तो आपके ध्यान में जो भी अनाज आ रहा है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जैसे आप मोटे अनाज खाते हो, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, कंगनी हो गया, मड़ुआ हो गया। आप सुनते हो मोटे अनाज, अनाज और मोटे अनाज। तो अनाज और मोटे अनाज जितने भी हैं, ये किस स्रोत में आ गए? पादप स्रोत में आ गए, ठीक है। जो अनाज के तौर पे हम लोग बात करें, ठीक है। फोटो दे रखा है एनसीईआरटी ने, गेहूं उगा जा रहा है, धान का, चावल का। ज्यादा हमारे यहाँ दो ही अनाज चल रहा है, गेहूं, चावल। लेकिन याद रखिए कि जो मोटे अनाज हैं वो और भी अच्छे होते हैं। मोटे अनाज में न्यूट्रिशन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। मोटे अनाजों में आप गेहूं चावल से तुलना कीजिएगा तो मोटे अनाज में न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा होती है और उनके अपने गुण होते हैं। मोटे अनाज जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सूखा जहां ज्यादा होगा, वहां पर भी वो सूखा रोधी भी होते हैं, वो कम नमी में भी झेल लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका पादप स्रोत, पौधों के स्रोत से। पादप स्रोत में आप देखिए यहां पर पौधे के हिस्सों की चर्चा की गई है, पादप के खाने के भाग। अगर हम, एक बड़ा मूल प्रश्न है, आप लोग, एक शब्द होता है फल, एक है सब्जी, ठीक है। एक है फल यानी फ्रूट और दूसरा है वेजिटेबल, सब्जी। फल और सब्जी में अगर हम अंतर समझें तो सब्जी पौधे का कोई भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है। सब्जी जो है पौधे का कोई भी हिस्सा हो सकता है, जड़ भी हो सकता है। कई प्रकार के जड़ जो है, कंद मूल, कंद जो है वो जड़ आ जाते हैं, ठीक है। तना भी हो सकता है, जैसे आलू जो है मिट्टी के अंदर तना पाया जाता है। पत्ता, साग आप खाते हो। गेहूं, चावल जो है वो क्या है? फल है, रूप, वो फल है, ठीक है। तो जो करेला, करेला एक फल है, बैगन फल है। तो सब्जी जो है पौधे का कोई भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन फल जो होता है वो एक रूपांतरित अंडाशय या ओवरी है। ओवरी, जब ओवरी में पॉलिनेशन के पश्चात ओवरी फल में बदल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी में अगर हम इसी बात को बोले, वेजिटेबल इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट, सब्जी पौधे का कोई भी हिस्सा हो सकता है। फल जो है वो एक रूपांतरित ओवरी है, फ्रूट इज अ मॉडिफाइड ओवरी, उसमें आपको बीज मिलेंगे। तो अगर पौधे के जो खाने वाले हिस्से की बात करें तो लगभग सारा हिस्सा पौधे का खाने के काम आता है। अभी इस सीजन में आप देखिएगा सहजन का फूल मिलता है, सफेद सफेद, इसके थोड़ा पहले सफेद सफेद फूल आता है, सहजन का फूल।
बहुत लोग सहजन के फूल खरीद के ले आते हैं, तो उसकी भी सब्जी बनती है। तो पौधे के कई हिस्से खाने के काम आते हैं। ठीक है। अब अगर हम चना को देखें, मूंग को देखें, तो ये कौन सा स्रोत है? पादप स्रोत है। ठीक है। चना और मूंग की अगर हम बात करें, अगर हम चना और मूंग की बात करें, तो ये पादप स्रोत में आते हैं। इसी फोटो में आप देखिए दिया हुआ है अंकुरित अनाज। ठीक है। इसी फोटो में आप देखिए एक दे रखा है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज को जस्ट ऐसे समझे कि अंकुरित अनाज सामान्य अनाज से बेहतर क्यों है? जब अंकुरन होती है तो उसमें विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अंकुरित अनाज का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है सामान्य अनाज से कई गुना अधिक होगा। घर में भी आप मूंग या चना को फुला लेते हो, उसके बाद आप उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ देते हो, तो अंकुरन होने के पश्चात उसमें कई न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है। शहद को देखें तो शहद बनाने का काम करती है मधुमक्खी, लेकिन शहद बनाने का काम मधुमक्खी करती है, लेकिन उसके बावजूद शहद का जो मूल शुगर प्राप्त होता है वो पौधे से होता है। लेकिन इसमें मधुमक्खियां इन्वॉल्व हो गई, वो जो रस इकट्ठा करके लाई, फाइनली उस रस को वो शहद में परिवर्तित करती है। फाइनली उस रस को शहद में परिवर्तित करती है। इसी तरह इसमें जंतुओं की भी चर्चा की गई, ना केवल मानव की बल्कि जंतुओं की भी चर्चा की गई कि देखिए शाकाहारी है, मांसाहारी है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, गाय, भैंस, देन भेड़, बकरी, जितने भी हिरन, ये सब क्या है? शाकाहारी है। तो शाकाहारी जीवों का जो भोजन का स्रोत क्या होगा? शाकाहारी जीवों का भोजन का स्रोत होगा पादप स्रोत, प्लांट। ठीक है। कई बार होता है कि हम गाय, भैंस या इनको जो है भोज का बचा हुआ खाना खिला देते हैं, उनका पेट उसके लिए नहीं बना है। ठीक है। उनका पेट उसके लिए नहीं बना है। उनका पेट बना हुआ है पौधे को पचाने, पौधों में पाया जाता है एक चीज पाया जाता है सेल्यूलोज, उसको पचाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है। तो एक हो गया जो शाकाहारी जीव, दूसरा है मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव में अगर आप देखोगे तो आपके घर में जैसे आप कुत्ते को पालते हो, कुछ पालतू पशु हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता, ये शाकाहारी भोजन भी ले लेते हैं और मांसाहारी भोजन भी ले लेते हैं। तो कुछ जीव हैं जो केवल शाकाहारी हैं, कुछ जीव हैं जो केवल मांसाहारी हैं, कुछ जीव हैं जो हर चीज को खा लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो भोजन के आधार पर हम उनका विभाजन कर सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो कॉकरोच, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो एक जीव है कॉकरोच, वो कुछ भी खा जाता है। वो शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, और कुछ भी। मानव को भी हम कहते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी, हर तरह के भोजन खा सकता है। तो आप अगर भोजन को ज्योग्राफी से, भूगोल से जोड़ के देखोगे तो हमारे भोज्य पदार्थ निर्भर करते हैं हम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। हमारे भोज्य पदार्थ में, हमारे भोज्य पदार्थ का हमारे भूगोल, हमारे पर्यावरण से एक जुड़ाव होता है, हमारे पर्यावरण से जुड़ाव होता है। मध्य भारत या पश्चिम भारत की ओर आइएगा तो यहाँ प्रोटीन का मेन स्रोत होता है पादप स्रोत। दाल आप देखो, राजस्थान आ जाओ, एमपी आ जाओ, मध्य प्रदेश आ जाओ, यहाँ प्रोटीन का मेन स्रोत क्या है भोजन में? हमारे दाल। जब आप तटीय इलाकों की ओर जाओगे या जहाँ नदियां ज्यादा है, वहां भोजन का एक स्रोत हो जाता है मछली, तो वो जंतु स्रोत है। तो आप देखिएगा जो भोजन का स्रोत है और हमारा भूगोल है, हमारा जो हमारा जो
पर्यावरण कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके ऊपर निर्भर करता है। चावल उस इलाके में, अगर हम ये तो बात की, अच्छा अब आप पहाड़ी इलाके की बात कीजिए। पहाड़ी इलाके में लोग भेड़ बकरी पालन करते हैं, ठीक है, तो उनमें मांसाहारी भी आपको मिलेगा। पहाड़ी इलाके में भेड़ बकरी का ज्यादा ये होता है, उससे दूध प्राप्त किया और उसका मांस का भक्षण किया। तो चूंकि हिल इलाके में दाल का उत्पादन कम होता है, तो प्रोटीन का स्रोत का एक सप्लीमेंट को संपूरक कह सकते हो जाता है मांस मछली। हाल के वर्षों में देखिएगा आप अगर, तो अंडे का उत्पादन बहुत बढ़ा है। हाल के वर्षों में अंडे का उत्पादन काफी बढ़ा है, वो भी पादप स्रोत हो गया। अगर हम बात करें आपके भोजन में पनीर की, आजकल जब आप शादी ब्याह में जाते हो, एक तो हो गया जो मांसाहारी भोज्य पदार्थ जिसमें चिकन मटन आ गया, उसके अलावा सब्जी के साथ एक पनीर की सब्जी जरूर होती है। अगर हम पनीर की बात करें तो पनीर का स्रोत क्या है? पनीर का स्रोत हो गया आपका जंतु स्रोत। अगर हम पनीर की बात करें तो पनीर आपका जंतु स्रोत में आता है। दूध, पनीर, पनीर की स्रोत की बात करें तो ये क्या हो गया? जंतु स्रोत, प्लांट एनिमल सोर्स। एक और चीज है जो आज की डेट में काफी आप यूज करते हो, चीज, ठीक है, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, इनमें चीज का काफी इस्तेमाल होता है। तो हम चीज की बात करें तो चीज का स्रोत हो जाएगा क्या? ये भी हो जाएगा जंतु स्रोत। इसका भी मेन प्रोडक्शन होता है दूध से। तो चाहे पनीर हो या चीज हो, उसका उत्पादन किससे है? दूध से है। तो ये ध्यान में वो रखना है कि ये हो गया क्या? जंतु स्रोत। इसी तरह हम बात करें अगर, तो पनीर और चीज जो है प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। भारत में हम लोग ज्यादा पनीर का इस्तेमाल करते हैं, यूरोप की बात करें तो ज्यादा इस्तेमाल चीज का करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ फैशन में नहीं था, अब आप देखिएगा लेकिन चीज का चलन काफी बढ़ा है, चीज का चलन काफी बढ़ा है। अब आते हैं हम लोग तेल, ऑयल। एडिबल ऑयल या खाद्य तेल। इसको भी हम चाहें तो दो स्रोत में बांट सकते हैं, ये भी दो में बट जाएगा, पादप और जंतु स्रोत। जैसे जंतु स्रोत का बात करें हम, तो एक आ जाएगा घी, जो आपका देसी घी है, मक्खन, बटर, बीफ या पोर्क फैट, इसको लार्ड भी कहते हैं। पोर्क से जो मिलता है फैट वो लार्ड होता है, ठीक है। तो जो जंतु स्रोत में आप देखिएगा कि जैसे मटन है, आपका बकरे का मांस है, उसमें चर्बी होती है, तो ये क्या हो गया? उस चर्बी से भी तेल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बहुत जगह उस चर्बी का तेल के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम जंतु स्रोत से देखें कुछ तेल के स्रोत में, तो घी हो गया,
मक्खन हो गया, बीफ या पोर्क का लाड हो जाता है। देन मछली का तेल, मछली का तेल काफी महंगा बिकता है, ठीक है। फिश ऑयल, मछली का तेल आप देखिएगा छोटे छोटे, कॉड लिवर ऑयल आता है। तो इवन तेल के जो एडिबल ऑयल है जिसका खाने में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके भी दो स्रोत हो गए, जंतु स्रोत, पादप स्रोत में बाद में आता हूं। तो जंतु स्रोत में ये चार हो गए, घी, मक्खन, बीफ या पोर्क, पोर्क में जो वसा होती है उसकी, और मछली का तेल, ठीक है। तो आप देखिएगा कि चिकन में या मुर्गे में वसा की मात्रा कम होती है, बीफ में, पोर्क में और मटन में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि जिनको वजन कम करना है उनको इन तीनों चीज से हटके चिकन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वसा ज्यादा होती है। अब आते हैं हम लोग पादप स्रोत। आज भी हमारे यहाँ खाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है पादप स्रोत का, ठीक है। भारतीय परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो खाने में जो तेल सब्जी बनती है, कोई और पदार्थ बनते हैं, उनमें मुख्यतः जो तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा? पादप स्रोत से। जैसे देखिए सरसों, प्रमुख, मूंगफली, ग्राउंडनट, नारियल का तेल। दक्षिण के कई राज्यों में नारियल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है खाने में। सूरजमुखी, सनफ्लावर ऑयल, आप अगर बाजार में तेल खरीदने जाते हो उसमें लिखा था राइस ब्रान ऑयल, चावल की भूसी का तेल, राइस ब्रान ऑयल, ओलिव या जैतून का तेल, ओलिव या जैतून का तेल। ये भी कहां से प्राप्त हुआ? पादप स्रोत से प्राप्त हुआ। एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जैतून का भी तेल आपको पादप से प्राप्त होता है। एक और चीज है जिस पे काफी आजकल चर्चा हो रही है, वो है पाम ऑयल। आजकल काफी चर्चा में है। पाम ऑयल, ये नारियल का जो पेड़ होता है उसी फैमिली से आता है पाम ऑयल। अभी आप चर्चा में सुन रहे होंगे कि इंडोनेशिया तेल का दाम काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पे रोक लगाई है। क्योंकि हम लोग आयात वहां से करते हैं, अगर वहां के निर्यात पे रोक लगेगी तो क्या होगा? कीमत बढ़ेगी। तो ये कुछ प्रमुख तेल का पदार्थ ये हो गया, ठीक है। तेल के स्रोत में हमने दो में बांट दिया, पादप स्रोत, जंतु स्रोत। पादप स्रोत और जंतु स्रोत ये दो मुख्य आ गए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो इन्वायरमेंट का इंग्लिश वर्ड है, इसका ओरिजिन जो है वो फ्रेंच है, जैसे आप सभी जानते हैं। इसी शब्द का जो हिंदी अनुवाद है वह क्या है हमारे पास? पर्यावरण। अब पर्यावरण वर्ड अगर आप शब्द देखेंगे तो यह दो शब्दों के मिलने से बना है, परि और परिह जोर आवरण।
पर्यावरण। परि जोड़ आवरण। परि मतलब परि का अर्थ क्या हुआ? यहां पर परि का अर्थ क्या हुआ? ध्यान से सोचिए। परि के जो उसे परितः भी कहते हैं, परितः संस्कृत का शब्द हो जाता है। परि या परितः हो गया हमारे पास, चलो उसे भी लिख ही लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। परितः जोड़ आवरण। परितः का अर्थ होता है हमारे चारों ओर। तो हमारे चारों ओर जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि हमारे चारों ओर का अर्थ क्या हुआ? तो जितने भी जीवित चीजें हैं उनके चारों तरफ, या यहां तक कि जो हम हैं या जो पेड़ पौधे हैं या जो जीव जंतु हैं, हमारे चारों तरफ किस तरह का आवरण है? तो अगर हम अपनी बात करें, अगर केवल मनुष्यों की बात की जाए, तो हमारे चारों तरफ हम देखेंगे कि दो अलग अलग तरह के संगठक हैं। एक कुछ जीवित चीजें हैं और कुछ जो है वो निर्जीव हैं। ठीक है। तो हमारे पास हमारे चारों तरफ जो आवरण है, इन सब के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ हमारा किस तरह का संबंध है, किस तरह से हम बिहेव करते हैं, इसी का अध्ययन जो होता है, और फिर उसका उनके ऊपर क्या असर होता है और उनके ऊपर होने वाले बदलावों का हमारे ऊपर क्या असर होता है, इसी का अध्ययन जो है वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। तो अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हम जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों तरफ जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। हम जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों तरफ जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो यह आवरण कैसा है? यह भौतिक है। ठीक है। यह आवरण कैसा है? यह भौतिक आवरण है। ठीक है। तो हमारे चारों तरफ भौतिक भी और कुछ हद तक जैविक भी है। जैसे बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। ठीक है। हवा है, जल है, स्थल है, यह सब चीजें हमारे पर्यावरण में शामिल हैं। तो इन सब के साथ हम किस तरह से इन सब में बदलाव लेके आते हैं, इन सबके साथ हमारा संबंध कैसा है, इसी कारण से उनमें क्या क्या परिवर्तन आता है और उन परिवर्तनों का हमारे ऊपर क्या असर होता है, इसका अध्ययन क्या होता है? इसका अध्ययन होता है पर्यावरण। क्लियर है कि हम किसी चीज से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम किस चीज के साथ संबंध हमारा किस तरह से हम बदलाव कर रहे हैं और उसका फिर असर हमारे ऊपर क्या हो रहा है, इसी के अध्ययन को पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, उन सब का असर न केवल हमारे ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर भी होता है, लेकिन पर्यावरण में आने वाले बदलावों का सीधा असर हमारे ऊपर भी होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग अलग माध्यमों से छोड़ रहे हैं, तो गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंसंट्रेशन, उसकी जो सांद्रता है, उसका जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, उसका जो कंपोजिशन है, उसमें बदलाव तो आ ही रहा है। लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है? अब वह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह हीट को, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, उसे सोखता है, और जब वो वातावरण में रहेगा, गर्मी को सोखेगा, तो क्या होगा? वह वातावरण के तापमान को बढ़ा देता है और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो हमने क्या किया? हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ा। ठीक है। लेकिन उसका असर क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ कि उस कार्बन डाइऑक्साइड ने वातावरण में पहुंचकर धरती के तापमान को बढ़ा दिया। ठीक है। अब इस चीज को क्या कहा गया? वैश्विक तापन। उसका क्या असर हो रहा है हमारे ऊपर? उसके कई सारे अलग अलग असर हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला असर यह है कि जमीन में से, मृदा में से जो मॉइस्चर है वो खत्म हो रहा है, जिसका असर आपकी उपज के ऊपर पड़ता है। खाद्यान्नों की दिक्कत हो सकती है। बारिश का, वर्षा का जो पैटर्न है वह बदल रहा है।
तो जब वर्षा का पैटर्न बदलेगा तो उसका हमारे ऊपर असर होगा। ठीक है। फिर जो आपका ग्लेशियर है, जो आपका अंटार्कटिका में आपका पास स्नो है, आइस कैप है, बर्फ है, वो पिघलेगी तो क्या करेगी? वो समुद्र के तल को बढ़ाएगी। जब समुद्र का तल बढ़ेगा तो जो समुद्र के किनारे की जगह हैं वो सारी उसके अंदर चली जाएंगी, तो वहां रहने वाले लोगों को वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब समुद्र तल बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे में जो बहुत सी चीजें जैसे मैंग्रोव हैं, समुद्र के अंदर कोरल है, ये सब भी खत्म होंगे। तो जब ये सब खत्म होंगे तो ये सब जो है अलग अलग जीव जंतुओं के लिए रहने के स्थान है, वो जीव जंतु खत्म होंगे। तो हमारा एक काम कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ना इतने सारे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, इतने सारे नकारात्मक उसके प्रभाव होते हैं। ठीक है। तो इन्हीं चीजों का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन में हम करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको मैं आपकी क्लास में डिस्कस करना चाहूंगा, जिसकी चर्चा नॉर्मली मतलब लोग अक्सर उसको कहते हैं कि भूगोल का विषय है, बट मूलतः वह भूगोल का विषय अलग है। भूगोल में उसे हम अलग तरीके से पढ़ते हैं और पर्यावरण में हम उसे अलग तरीके से पढ़ते हैं। वह विषय है संसाधन। ठीक है। वह विषय क्या है हमारे लिए? और संसाधन। तो संसाधन जो हैं वह प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ बात हो रही है, जैसे वायु, जल, खनिज, पेड़ पौधे यानी जंगल, इन सब चीजों की बात करेंगे हम लोग। ऊर्जा संसाधन। तो हमारा यहाँ इस क्लास में जो इस पे ध्यान रहेगा, जो फोकस रहेगा, वह केवल और केवल पर्यावरण से रहेगा। हम इस चीज की चर्चा नहीं करेंगे कहाँ कितना मिलता है, हम इसकी चर्चा करेंगे कि वह हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है और हम उसमें जो बदलाव कर रहे हैं इसका उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। ठीक है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आजकल देश भर में एक छोटी सी समस्या जन्म ले रही है, जो कहीं कहीं से कुछ केसेस सुनने का मौका मिलता है। वो से कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें जिस बच्चे का जन्म होता है उसका बच्चे का कलर, नॉर्मली सामान्य तौर पर बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका रंग कैसा होता है? उसका आप रंग देखोगे तो उसका रंग पिंक होता है। ठीक है। लेकिन कई बार जब बच्चों का जन्म होता है तो उसका जो रंग होता है वो ब्लू हो जाता है, वो नीला हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब यह क्यों होता है? यह एक बीमारी, एक प्रॉब्लम है जिसका सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से है और पर्यावरण में हमारे किए गए कामों से है। ठीक है। अब यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि आखिर ये होता कैसे है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। आजकल आप अपने आसपास जो आपके तालाब हैं, जो झीलें हैं, उनमें आपने देखा होगा कि उन तालाब और झीलों के ऊपर एक हरे रंग की काई के पूरा काई जमा होता है। वह काई क्यों जमा होता है, कैसे जमता है? तो है तो जल संसाधन। तो मूलतः विषय अगर हम देखा जाए तो संसाधन के लिहाज से भूगोल का हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो काई है ना, वह काई कैसे जमती है, उस काई के जमने का असर क्या होता है और कैसे वो काई जो है वह पूरे के पूरे हमारे तालाब को नष्ट कर सकती है, उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं जिसे हम कह देते हैं कि तालाब की मृत्यु हो गई, डेथ ऑफ द लेक और डेथ ऑफ द पॉन्ड। इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। तो ये सब विषय हैं जो हमें देखने से यह लगता है कि यह विषय अलग विषय के हैं, लेकिन इन सबका संबंध हमारे पर्यावरण से। ऐसे ही जैसे बांध हैं। अब बांध जो है हमारे लिए 4 अलग अलग कामों के लिए आवश्यक है। बांधों से हमें क्या मिलता है? बिजली मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पता है आप सबको? बांधों से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, बिजली पैदा होती है। बांधों से पानी की सप्लाई होती है। ठीक है। तो इरिगेशन के लिए भी यानी सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी पानी मिलता है हमें। इसके साथ साथ बांधों से अगर हम बात करें तो बांधों से हम बाढ़ को भी रोक सकते हैं। ठीक है। तो जो बिजली पैदा होती है बांधों से, उससे हम ट्रेन चलाते हैं, उससे फैक्ट्रियां चलती हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। तो यह विषय हो गया डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कि हाँ भाई, बांध जो है वो विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि बांध जो होंगे वो आधुनिक भारत के मंदिर होंगे। यह तो बात हो गई विकास यानी बाकी सब विषयों की, और इसका संबंध जो है मानव विकास से और बाकी चीजों से, इसकी चर्चा अलग है। लेकिन जब हम बांधों की बात करते हैं
तो क्या बांध हमारे लिए केवल लाभदायक हैं या उनके कुछ नुकसान भी हैं? उन नुकसानों की बात हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो बांधों का हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या असर होता है, इसकी चर्चा हम यहां करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, जो कहीं ना कहीं से हमसे जुड़ी हुई हैं, इनकी चर्चा हम यहां करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जो अलग अलग पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे आपको वैश्विक तापन हो गया, ओजोन परत का क्षरण हो गया, आपको बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं उसकी चर्चा करेंगे। भारत में सबसे तो ये सब, लेकिन केवल बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही, एनसीईआरटी के अनुसार ही हम इन सब विषयों की चर्चा करेंगे, ताकि इन सब विषयों का एक बेस, हमारे पास एक आधार तैयार हो जाए। क्योंकि जब आधार मजबूत होता है तभी उस पर घर भी अच्छा बनता है। अगर आधार ही मजबूत नहीं होगा तो घर बहुत अच्छा कभी नहीं बनेगा। घर के टूटने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। तो हमें एक आधार मजबूत करना है, और इसमें मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों के साथ सहयोग करूंगा। ठीक है, सो आज की क्लास में एक विषय प्रारंभ करते हैं, और पर्यावरण के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण आखिर है क्या और किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा करते हैं और यहीं से आज स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट का हिंदी अनुवाद पर्यावरण है, और पर्यावरण मूलतः हिंदी भाषा का शब्द पहले से नहीं, इसे बनाया गया है। यह आधुनिक शब्द है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम पर्यावरण को देखें तो हमारे जो राजनेता थे आजादी के समय, वो लोग भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे थे। उसे साफ स्वच्छ रखने की बात करते, इसमें गांधी जी हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन कभी भी पर्यावरण शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, पर्यावरण शब्द मूलतः इन्वायरमेंट का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, सो परितः जो आवरण, इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न यही उठता है कि कौन किसे आवृत किए हुए है। इसका उत्तर यह है कि हम समस्त जीवधारियों को, हम जितने भी जीवित लोग हैं, उसे कुछ अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। हम जितने भी जीवित लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। ठीक है, तो वह जो अजैविक या भौतिक पदार्थ हम सबको घेरे हुए हैं, इसी का अध्ययन जो है, उसके साथ हमारा जो इंटरेक्शन, उसके साथ हमारा जो संसर्ग है, उसी का अध्ययन, जो अंतः क्रिया है हमारे साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब देखो 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। जैसा आप सब जानते हैं कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना। उस अधिनियम में पर्यावरण को कैसे परिभाषित किया गया, लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं, जरा 7वीं क्लास में चलते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं। 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, उसका जो पहला चैप्टर है, उसका नाम ही है पर्यावरण। उसका प्रारंभ कैसे होता है, यस देखते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। उस चैप्टर में यह कहा गया है, उस चैप्टर का प्रारंभ होता है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के क्रिकेट के मैदान में खुदाई चल रही थी। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के मैदान में खुदाई चल रही थी। अब वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। ठीक है, लोगों ने बताया कि उस जगह पे बहुत से फ्लैट का निर्माण होना है, बहुत से घरों का निर्माण होना है, ताकि लोग उसमें रहेंगे। अब यह सुनकर रवि परेशान हो जाता है। अब रवि को समझ में आया कि जो मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला जो विशाल मैदान था, जो सीधे सीधे उनके साथ जुड़ा हुआ था, वह मैदान अब समाप्त हो जाएगा। यह सोच के रवि को बहुत दुख हुआ। तो आखिर ऐसा क्या है? ठीक है, फिर उसके बाद जब उसने अपने सहपाठियों को बताई, और सुबह के सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो 7वीं क्लास में पर्यावरण को इंट्रोड्यूस करते हुए, उससे सामने रखते हुए, उसके विचारों को सामने रखते हुए, यहां से
यह इस विषय का प्रारंभ एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब यहाँ पर इसके बाद जब रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि आखिर पर्यावरण है क्या, तो उसके शिक्षक ने कहा कि जो कुछ भी तुम अपने आसपास देखते हो वही हमारा पर्यावरण है। जो कुछ भी आप अपने आसपास में देखते हो वह हमारा पर्यावरण है। तो रवि ने कहा कि बिल्कुल ठीक। इसका अर्थ यह है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, सब कुछ पर्यावरण में आएगा। तो शिक्षक ने कहा बिल्कुल, ये सब का सब पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन इसके अलावा कुछ, अब यहाँ पर अब जितनी भी चीजों को हम सामने अपने आसपास में देखते हैं, अब देखो तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या आ गया, जो कुछ भी हमारे आसपास में वो सब कुछ पर्यावरण में आ गया। लेकिन अब यहाँ हम देखें, अगर हम इन सब चीजों की चर्चा करें तो यहाँ हमारे पास 3 तरह की चीजें हैं। ठीक है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वतंत्रता का अधिकार है क्या? राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पर। भारतीय संविधान का उद्देश्य जो है, हम कहते हैं कि भाई विचार, उसकी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। मतलब इसलिए संविधान के अनुच्छेद 1922 तक स्वतंत्रता के अधिकार, फ्रीडम का उल्लेख किया गया है। मतलब हमें देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 to 22 तक हम राइट टू फ्रीडम। अब हम अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की थी कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या होता है, कितने प्रकार का स्वतंत्रता क्या है, और स्वतंत्रता के एस्पेक्ट्स क्या है, पहलू क्या है। ये मेंस एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण आएंगे आपका। अब ये जो है आपको साथ साथ में प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज है। मेंस में क्या पूछ रहा है, मेंस में आपको जब स्वतंत्रता, लिबर्टी की बात आई तो आप लिबर्टी क्या है, लिबर्टी का उद्देश्य क्या होता है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, आपका स्वतंत्रता कहां से आया, मुख्य उद्देश्य क्या है स्वतंत्रता का, और स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रता के कितने पहलू हैं, है ना, और उस स्वतंत्रता से संबंधित हमारे संविधान में क्या व्याख्या, ये क्या चर्चा की गई है, उन सारे पहलू पर बात करेंगे। और इस तरीके के जब आप करेंगे, एक एक एस्पेक्ट पर बात करेंगे, तो फिर क्या है, सोने पर सुहागे वाली बातें हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है ना, विश्वास, है ना, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करता है। इसलिए संविधान अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम को उल्लेख किया है, राइट टू फ्रीडम की बात किया है। मतलब इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, परंतु ये जो 7वीं जो 6ठी जो आपका था, आप कह सकते फिलहाल इन्हें 6 स्वतंत्रता, संपत्ति की जो स्वतंत्रता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, उस राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मतलब मौलिक के अधिकार, संपत्ति की जो स्वतंत्रता है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो क्या है, वो एक लीगल राइट्स है, वो आपका एक लीगल राइट्स है, परंतु ये मौलिक अधिकार। अब देखिए ना, अगर मान लिया कि संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी को अगर मौलिक अधिकार किया जाता तो असमानताएं और भी बढ़ती जाती। ऐसे भी आज के दौर पर गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर और भी अमीर बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक अवसर का समानता, आर्थिक समानता या आर्थिक स्वतंत्रता पर काफी पाबंदियां लग सकती थी। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को, जो संपत्ति रखने का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको लीगल राइट्स कर दिया गया, है ना। तो अब जो है आर्टिकल 19 के अंदर में टोटल 6 सब आर्टिकल रह गए, और 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की जो स्वतंत्रता भी जो थी, उन स्वतंत्रता को हटा दिया गया।
मतलब आप जो था देख सकते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार जो पहले हुआ करता था ओरिजिनली, वो 7 हुआ करता था, जिसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी था, और वह भी आर्टिकल 19 के अंदर में जो संपत्ति रखने की जो स्वतंत्रता थी, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता और राइट टू प्रॉपर्टी, उन दोनों को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 30 के अंदर में, आर्टिकल 300A के अंदर में इसको डाल दिया गया और कहा गया कि आज के बाद ये मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु ये लीगल राइट्स हो सकता है ना, ये लीगल राइट्स आपका हो सकता है, ये है। तो आप पेपर में अगर पूछे कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, दोनों राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम बातें करते हैं, है ना। आपके भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 19 से 22 के बारे में हम बात करेंगे, है ना, 44वें संविधान। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इस तरीके से है, ये है हमारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये स्वतंत्रता के अधिकार का पहला है। दूसरा भ्रमण की स्वतंत्रता, राइट टू मूवमेंट, और तीसरा जो है समुदाय या संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता, राइट टू एसोसिएशन, और चौथा जो है आपका अस्त्र शस्त्र रहित शांति सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब कि राइट टू एसोसिएशन के साथ राइट टू पीसफुल मीटिंग की बात करता है, राइट टू पीसफुल मीटिंग की बात करता है कि आप जो है शांतिपूर्वक आप शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, आप शांतिपूर्वक आप संघ का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार से राइट टू रेसिडेंस की बात करता है, निवास की स्वतंत्रता, और राइट टू प्रोफेशन की बात करता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 प्रकार की आर्टिकल 19 के अंदर में, आर्टिकल 19 के अंदर में 6 स्वतंत्रता की बात हो गई, 6 इसमें आपका टोटल 6 सब आर्टिकल थे। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 7वां जो राइट टू प्रॉपर्टी है, मतलब संपत्ति के अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता, इसको हटा दिया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया और 6 प्रकार की स्वतंत्रता निहित की गई। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, भ्रमण की स्वतंत्रता, राइट टू मूवमेंट, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, राइट टू एसोसिएशन एंड यूनियन, और अस्त्र शस्त्र रहित पीसफुल, है ना, पीसफुल शांति सम्मेलन की आवश्यकता, निवास की स्वतंत्रता, राइट टू रेसिडेंस, और व्यवसाय की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोफेशन। अब एक एक करके सारे स्वतंत्रता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, अब चलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान से समझने योग्य बातें हैं, ध्यान से समझा जाए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है सिंपल सा कि सब कुछ ठीक चल रहा, हम भारत देश के नागरिक हैं, लोकतंत्र है भारत के अंदर में, ये भी बात सही है कि भारत के अंदर में लोकतंत्र है। तो भाई लोकतंत्र है और कहा जा रहा है कि जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार बनाया गया है, जनता के द्वारा सरकार बनाया गया है, तो जनता को अपनी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो होगी ना। सरकार सही कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, ये जनता अपने विचार के जरिए बता तो सकता है। तो वही कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रचार की स्वतंत्रता होगी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने का कारण है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं।
अब मान लिया कि सही बात है, बोला कि भाई आप जो है आप राइट टू फ्रीडम आपको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अपने भाषण के जरिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप किसी धर्म को दूसरे धर्म को का क्रिटिसिज्म करेंगे, आप एक जाकिर नायक की तरह जो है आलोचना करेंगे एक धर्म से दूसरे धर्म का, भड़काऊ भाषण देंगे, आप किसी को गालियां देंगे, आप इसकी अभिव्यक्ति, ये विचार और अभिव्यक्ति का की स्वतंत्रता ये नहीं है। इसीलिए नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, किसी को भी गाली दो तो भी कहेगा कि ठीक है मेरे को भी वही सेम टू चीज मिला है क्योंकि हम सब एक ही देश के नागरिक है ना। तो वही है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो असीमित नहीं दी गई। मतलब व्यक्ति अपने विचारों के जरिए सरकार से सवाल जवाब पूछ सकती है, अपने विचार और भावनाओं के जरिए जो है अपनी विचार और भावनाओं को सरकार के समक्ष व्यक्त कर सकती है ना। फ्रीडम मीडिया जो है अपनी मतलब एक्सप्रेशन प्रेस के जरिए भी विचारों को एक्सप्रेस किया, कहां गरीबी है, कहां अमीरी है, कहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये सरकार को बताना तो पड़ेगा ना, है ना। और ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, हम सरकार से प्रश्न पूछेंगे, सरकार ने जो वादे किए हैं उस वादे को पूर्ण करने के लिए हम आग्रह करेंगे और अब अल्टीमेशन भी देंगे कि भाई अगर नहीं करोगे तो अगला बार हम देख लेंगे आपको। सिंपल सी बात है, आइएगा फिर, क्योंकि मेरे पास मत देने का भी अधिकार है, सत्ता से निकालने का भी अधिकार है आपका, क्योंकि ये लोकतंत्र है ना। तो ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो कि आर्टिकल 19 के 1 में ये वही है। वहीं पर बात आती है दूसरा, असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स की बात करता है कि भाई अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब भाई वी आर द सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आपस में वाद विवाद वार्तालाप तो होगा। तो क्या होगा यहां पर, तो यहां पर व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों को प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी शस्त्रों के सभा और सम्मेलन किया जा सकता है। शास्त्र के जरिए किया जा सकता है परंतु शस्त्र नहीं, और कभी कभी शास्त्र शस्त्र से भी बड़ा कड़वा होता है। तो उनके द्वारा जुलूस प्रदर्शन आयोजन किया जा सकता है। मतलब आप स्वतंत्र हैं पीसफुली तरीके से किसी भी असेंबली को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें भी असीमित है। राज्य के द्वारा आपको सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है। इसीलिए आईपीसी 100 धारा 144 और 141 लगता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए, आईपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जरिए सीपीआर, तो 144 लग गया, तो उस वक्त आपको बताएगा भाई कि आप असेंबली नहीं कर सकते। जालियांवाला बाग कांड पढ़ा होगा 1990 में, इतिहास के पन्नों को उठाकर आप देखिए, है ना। तो आप शस्त्र नहीं, शस्त्र के बिना आप असेंबली कर सकते हैं, आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन राज्य जो है, राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, है ना, सिक्योरिटी के हित में व्यक्तियों पर इस स्वतंत्रता का पाबंदी लगा सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन इस स्वतंत्रता को साथ साथ में उसको लिमिट लगा दिया गया है कि भाई जब जरूरत होगा तो ये स्वतंत्रता को आपको छीन भी लिया जा सकता है।